नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर आपका अध्याय नंबर 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं इनका निष्कासन जो है या उनका निष्कासन जो है वो कंप्लीट कर लिया। प्यारे बच्चों, फिर मैंने आपको अंत में कहा था कि मैं आगे वाले वीडियो में इस अध्याय के प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगा और उसके बाद हम लोग एक जो है अगला चैप्टर जो है उसकी शुरुआत जो है वो करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न 10-12 प्रश्न हैं, आपके देखेंगे कितने प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों की हम लोग जो है वो बात करेंगे। प्यारे बच्चों, बात करते हैं पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न क्या दे रखा है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों दे रखा है, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। आपकी बुक में जो दिए गए हैं उन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला दे रखा है, गुच्छीय निस्यंदन दर को परिभाषित कीजिए, GFR को परिभाषित कीजिए। देखिए प्रश्न उत्तर आपको क्यों करवाए जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि कोई बात हमारी रह गई है तो उसको हम लोग इसी के माध्यम से जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंप्लीट जो है वो कर सकते हैं। तो गुच्छीय निस्यंदन दर ग्लोमेरुलस जो था, ग्लोमेरुलस या केसिका गुच्छ वाला भाग हमने पढ़ा था। उस भाग में छन्ने के बाद में जो पदार्थ बने थे उनको ग्लोमेरुलस निस्यंद बोला था हमने। अब इसकी रेट पूछी गई है, दर। तो वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मूत्र की मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर कहलाती है। सिंपल सी बात है, किडनी जो है उस किडनी के द्वारा प्रति मिनट जितना भी मूत्र जो है निस्यंदित की गई मूत्र या मूत्र के निर्माण की जो मात्रा है उसे GFR कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में ये 125 ml पर मिनट अथवा 180 लीटर प्रतिदिन होती है। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुच्छीय निस्पंदन दर की स्वनियमन क्रियाविधि को समझाइए। गुच्छीय निस्पंदन दर की स्वनियमन क्रियाविधि को समझाइए। प्यारे बच्चों, गुच्छीय निस्यंद की दर के नियमन के लिए गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। ये विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संकलित नलिका की कोशिकाओं में रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन या निस्पंदन लिख रखा है, निस्यंद भी कर सकते हो आप, दोनों ही सही है। निस्यंद दर में गिरावट इन आसन गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्रावन के लिए सक्रिय बनाती है, जो वृक्कीय रक्त का प्रभाव बढ़ाकर गुच्छीय निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है किस प्रकार से ये क्रिया संपन्न होती है। तो हमने ये मेलपी की काय पढ़ा था, इसमें ये केसिका गुच्छ था, एक अपवाही और एक अभिवाही धमनिका की बात की थी। बयानी के बाद में जो है इससे छनकर अल्ट्राफिल्ट्रेशन परानिस्यंदन की क्रिया हमने पढ़ी थी मूत्र निर्माण में, और उस क्रिया के माध्यम से ये मूत्र का निर्माण होता है और किस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है वो आपको मैंने बता दिया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है आपके वो है, निम्नलिखित कथनों को सही अथवा गलत इंगित कीजिए। उत्तर वैसे तो दिख रहे हैं आपको, हम लोगों ने जो पढ़ा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये बात हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। पहली बात दे रखी है मूत्रण। मूत्रण क्या होता है? मूत्र त्याग की क्रिया। ध्यान रखना, मैंने लिखवाया होगा। मूत्रण शब्द क्या होता है? मूत्र त्याग की क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होती है। मैंने स्पष्ट आपको बताया था, मूत्रण की क्रिया एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। एडीएच जो हार्मोन था, एडीएच को अल्पप्राशनी बनाते हुए जल के निष्कासन में सहायक होता नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये, हमने पढ़ा था। अतिप्राशन बनाते हुए जल के निष्कासन में क्या होता है? सहायक। अगला है, बोमेन संपुट में रक्त प्लाज्मा से प्रोटीन रहित तरल निस्पंदित होता है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों। शुरुआत में ही देखो
जब हमने ये बनाया था, ये कैसी का गुच्छ था, मेल पी की काय थी, ठीक है, ये अपवाही, ये अभिवाही तमनिका। यहाँ मैंने कहा था कि छनकर जो पदार्थ बनता है उसमें प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा से प्रोटीन रहित तरल निष्पादित होता है। आप लोग पीछे जाओगे अपने नोट्स के अंदर देखोगे तो आपको बात ये लिखी हुई मिलेगी, तो बिल्कुल सही बात है ये। हेनले लूप मूत्र के सांद्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई होती इसलिए हैं, सांद्रण के लिए ही होते हैं हेनले लूप, तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो 1-2 नंबर बात को छोड़कर बाकी तीनों बातें यहाँ पे सही दी हुई हैं। एक बात और दे रखी है जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि समीपस्थ संवलित नलिका या समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका जिसे पीएसटी भी बोल सकते हो, में ग्लूकोज सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित होता है। भाई सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित होता है, तो बिल्कुल सही। हमने इस बात को अच्छी तरह से पढ़ा था कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है उसके द्वारा क्या होता है, बहुत सारे पदार्थों का पुनः अवशोषण किया जाता है। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर सूक्ष्मांकुर होते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्यों किया जाता है? ये पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जिनका किसी कारणवश क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलर जो निस्यंद है उसमें ये चले जाते हैं, तो वापस जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका इनको वापस भेज देती है, इनका पुनः अवशोषण कर देती है। चलते हैं चौथे प्रश्न पे प्यारे बच्चों। चौथा जो प्रश्न है आपका, चौथे प्रश्न की यदि बात करें तो वो है प्रतिधारा क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, प्रतिधारा क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नाम आपके सामने नहीं आया, लेकिन हमने जो मूत्र निर्माण की क्रिया पढ़ी थी उसी के दौरान ये शब्द जो है वो आता है। शरीर में जेल की कमी हो जाने पर वरिक सांदर मूत्र उत्सर्जित करने लगते हैं। भी जेल की कमी होगी तो मैंने कुल आपको रोग पढ़ाए थे, बहुत सारे रोग, 17-18 रोग पढ़ाए थे, तो मूत्र उत्सर्जित करने लगते हैं। इसमें जल की मात्रा बहुत कम और उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। ऐसा मूत्र रक्त की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक गाढ़ा हो जाता है। इसकी प्रासरणता 12 से 14 मिली हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसी प्रश्न में, और आप लोग क्या लिख सकते हो उसकी बात जो है वो कर लेते हैं। तो देखिए ये डायग्राम भी आप लोग इसमें इनपुट, मैंने कहा था ना जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी वही सेम प्रोसेस है, इसको प्रतिधारा प्रक्रिया जो है वो बोल दिया गया है। तो ये डायग्राम भी आप लोग बना सकते हो। अब बात आती है आगे अगले प्रश्न की। उत्सर्जन में यकृत, फुफ्फुस तथा त्वचा का महत्व बताइए। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से ये करवाया था, हमने अच्छी तरह से इस उत्तर को जो है वो पढ़ा था कल के वीडियो के अंदर ही। प्रश्न क्या है? उत्सर्जन में यकृत, फुफ्फुस तथा त्वचा का महत्व बताइए। किसका महत्व बताइए? त्वचा का महत्व बताइए। तो सबसे पहले उत्सर्जन में लीवर की बात करते हैं। तो मनुष्य तथा अन्य कशेरुकियों में वर्ग के अतिरिक्त यकृत, फुफ्फुस तथा त्वचा, लीवर, लंग्स एंड स्किन, लीवर, लंग्स एंड स्किन से तो आपने कल ही किया है तो आप लोगों को याद भी होगा, फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। देखो सबसे पहले यकृत में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है। इसके बाद में यूरिया अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक होता है। यकृत कोशिकाएं हीमोग्लोबिन के विखंडन से पित्त वर्णक बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन बनाती हैं। इसके अलावा पित्त में उत्सर्जित पदार्थ कोलेस्टेरोल, कुछ निम्नीकृत स्टेरॉइड्स, हार्मोन, औषधियाँ आदि होती हैं। यह उत्सर्जित पदार्थ यकृत के पित्त द्वारा ग्रहणी में पहुंच जाते हैं और मल के साथ शरीर से क्या कर दिए जाते हैं? बाहर त्याग दिए जाते हैं। फुफ्फुस के द्वारा यदि हम लोग बात करें तो प्यारे बच्चों, फुफ्फुस के द्वारा बात करते हैं तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप मुक्त CO2, ठीक है ना, 18 लीटर पर डे एवं जलवाष्प फेफड़ों द्वारा शरीर से निष्कासित होता रहता है। इसी प्रकार त्वचा द्वारा बात करें तो पसीने का मैंने आपको बताया था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने जो बात की है 5 प्रश्नों की बात की है, महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 6 नंबर प्रश्नों
6 नंबर प्रश्न की जो है वो बात करते हैं प्यारे बच्चों कि 6 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। 6 नंबर दिया हुआ है, मुद्रण की व्याख्या कीजिए। मुद्रण का मैंने आपको जब हमने वीडियो शुरू किया था तब भी पहला ही प्रश्न था शायद, तो उसके अंदर मैंने आपको मूत्र त्याग की क्रिया, किसकी क्रिया, मूत्र त्याग की क्रिया जो होती है उसे क्या कहा जाता है, मुद्रण कहा जाता है। तो मुद्रण मूत्रवृक्क में बनकर मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। मुद्रण मूत्रवृक्क में बनकर किस में एकत्रित होता रहता है, मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। सामान्यतः अंतःमूत्रीय तथा बाह्य मूत्रीय संकोचक पेशियों के संकुचन के कारण मूत्र मार्ग बंद रहता है। मूत्राशय से मूत्र त्याग तभी होता है जब मूत्र मार्ग की दोनों प्रकार की संकोचक पेशियां स्थिर हो जाएं। अतः अंतःमूत्रीय संकोचक में अरेखित पेशी तथा बाह्य मूत्रीय संकोचक में रेखित पेशी तंतु जो है वो काम आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की, 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न बहुत ही अच्छा दे रखा है कि स्तंभ 1 के बिंदुओं को खंड स्तंभ सेकंड से मिलान कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बड़े एग्जामों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे बच्चों देखो इसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं तो देखिए पहला दे रखा है, 1 नंबर स्तंभ में दे रखा है अमोनियोत्सर्जन। भाई निम्न में से अमोनियो का उत्सर्जन कौन करते हैं, तो आप सभी को पता है जो अस्थिल मछलियां होती हैं वो किसका करती हैं, अस्थिल मछलियां जो होती हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। दूसरा बोमन संपुट, तो बोमन संपुट क्या करता है, भाई बोमन संपुट होता क्या है, तो प्यारे बच्चों बोमन संपुट जो होता है वृक्क की नलिका होती है। क्या होती है, वृक्क की नलिका होती है। इसके अलावा बात करते हैं मूत्रण, तो जल का पुनः अवशोषण, अगर मूत्रण की हम लोग बात करें तो भाई मूत्रण जो है वो क्या होता है या किससे संबंधित होता है, तो मूत्रण किससे संबंधित होता है प्यारे बच्चों, वो मूत्राशय से संबंधित होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जन की बात करते हैं तो पक्षी और एडीएच हार्मोन जो है वो जल का पुनः अवशोषण करता है। कौन सा हार्मोन, एडीएच हार्मोन जो है वो जल का पुनः अवशोषण करता है। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाई ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कहने का मतलब है अमोनियो उत्सर्जन दे रखा है तो अस्थिल मछलियों से संबंधित है। बोमन संपुट दे रखा है वो वृक्क नलिका होती है। मूत्रण जो है वो मूत्राशय से संबंधित है। यूरिक अम्ल उत्सर्जन जो है वो पक्षियों से, भाई जो मैंने आपको बताया था ना इनको जल की बहुत ही कम आवश्यकता होती है यूरिक अम्ल, और ये हानिकारक भी नहीं होता। एडीएच हार्मोन जो है वो जल के पुनः अवशोषण में काम आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 8वें प्रश्न की। प्राशन नियमन का अर्थ बताइए कि प्राशन नियमन का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो प्राशन नियमन जो है वृक्क शरीर से हानिकारक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से निरंतर बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है ना। प्राशन नियमन बाहर निकालते रहते हैं। इसके अलावा उत्तक तरल में लवणों और जल की मात्रा का नियंत्रण भी करते हैं। शरीर में जल की मात्रा के बढ़ जाने अर्थात शरीर के तरल की पारसरणीयता के कम हो जाने पर मूत्र पतला हो जाता है और उसकी मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। शरीर में जल की कमी होने पर अर्थात शरीर के उत्तक तरल को परासरणीयता के बढ़ जाने पर मूत्र गाढ़ा हो जाता है और इसकी मात्रा कम हो जाती है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण मुख्य रूप से एल्डोस्टेरोन तथा एडीएच द्वारा किया जाता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन के पुनरावशोषण को बढ़ाता है जिससे अंतः वातावरण में सोडियम आयन की उपयुक्त मात्रा बनी रहती है। एंटीडाययूरेटिक जो हार्मोन है जिसे वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है, यह मूत्र के तनुकरण या सांद्रण का प्रमुख नियंत्रण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्यारे बच्चों ये बड़े कंपटीशन के लिए। तो प्राशन नियमन प्रक्रिया द्वारा जीवधारी के शरीर में जो प्रासरणीयता है उसको नियंत्रित रखा जाता है, ऑस्मोटेलिटी जो है उसको नियंत्रित रखा जाता है। अगला प्रश्न है स्थलीय प्राणी सामान्यतः यूरिया उत्सर्जी या यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं तथा अमोनिया उत्सर्जी नहीं होते। क्यों नहीं होते प्यारे बच्चों, आपको बता देता हूँ। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि स्थलीय प्राणी जो होते हैं वो जल कम ग्रहण करते हैं, इसलिए यूरिया और यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं। फिर भी हम बात कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए प्रोटीन्स के पाचन के फलस्वरूप एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। जीवधारी आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों का भी अमोनीकरण करते हैं। इसमें कीटो समूह या एमिनो समूह या अमोनिया प्राप्त होती है।
और इसका अपचय करके लास्ट में हमारा जो लीवर है वो इसको यूरिया में बदल देता है। यूरिया जल में घुलनशील और अमोनिया की तुलना में बहुत कम विषैला या हानिकारक होता है। अतः अधिकांश स्थलीय जंतु यूरिया उत्सर्जी होते हैं, जैसे अनेक उभयचर स्तन प्राणी। शुष्क परिस्थितियों में रहने वाले जंतु, सरीसृप एवं पक्षी वर्ग स्थितियों में जल की कमी बनी रहती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। वर्ग के कार्यों में जक्ष्टा गुच्छ उपकरण का क्या महत्व है? जक्ष्टा गुच्छ उपकरण का क्या महत्व है? तो सबसे पहले तो जक्ष्टा उपकरण जो गुच्छ उपकरण है JGA की उत्सर्जन में जटिल नियमनकारी भूमिका होती है। जटिल नियमनकारी भूमिका कौन निर्वाह करता है? JGA करता है। JGA की विशिष्ट कोशिका गुच्छ निस्यंदन का स्वनियमन सोमवृक्क द्वारा उत्पन्न दाबक क्रियाविधि की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसके बारे में ये दिया हुआ है। इसकी खोज जो है वो टाइग्रिस्टिट और बर्गमन ने की थी 1898 के अंदर। क्या होता है और आप लोग इसको अच्छी तरह से देख सकते हो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाम का उल्लेख कीजिए। एक कशेरुकी जिसमें ज्वाला कोशिकाएं द्वारा उत्सर्जन होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया किन में होती है? तो एम्फिओक्सस, ये एक कोडेट्स प्राणी होता है, सेफेलोकोडेट्स प्राणी होता है, एम्फिओक्सस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के वृक्क के वलकुट के भाग जो मध्यांश के पिरामिड के बीच धसे रहते हैं, बटनी के स्तंभ कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मैंने इस प्रकार से आपको किडनी जब बनवाई थी तो इस प्रकार के पिरामिड यहाँ दर्शाए थे। इनके बीच में स्थित भाग को हमने जो है वो क्या बोला था? बटनी के स्तंभ बोला था। हेनले लूप के समानांतर उपस्थित केशिका का लूप क्या कहलाता है? तो ये वासा रेक्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? वासा रेक्टा जो है वो कहलाता है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए भाई अपारगम्य होती है, और अवरोही भुजा जो है वो पारगम्य होती है। आपको मैंने बताया था हेनले लूप यू आकार का होता है, उसमें एक अवरोही और एक आरोही भुजा जो है वो होती है। वर्किक नलिका के दूरस्थ भाग द्वारा जल का पुनर्अवशोषण किस पुनर्अवशोषण नाम आती ADH या वैसोप्रेसिन हार्मोन द्वारा किया जाता है। इसके बाद अपवन द्रव्य में खालिस्तान पदार्थ के अलावा रक्त, प्लाज्मा के अन्य सभी पदार्थ, नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ, ठीक है ना, या उत्सर्जी पदार्थ आएगा इसमें। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा औसतन ग्राम यूरिया का प्रतिदिन उत्सर्जन होता है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 25 से 35 मिलीग्राम जो है यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर हैं हमने कंप्लीट जो है वो कर लिए। प्यारे बच्चों, इस अध्याय के हमने कंप्लीट प्रश्न उत्तर जो हैं वो कर लिए हैं। इसके बाद जो है हम लोग आगे एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, और नए अध्याय का जो आपका जो नया अध्याय रहेगा वो अध्याय नंबर 20 रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे वाले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।